नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या में संतों ने किस पर किया तीखा वार, बेतिया में ग्रामीण किस बात से आक्रोशित और पिजौर में किन दो पक्षों में हुआ विवाद, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मीडिया संस्थानों पर इनकम टैक्स की हो रही छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को एक बार फिर से घेरा है। अयोध्या के आम आदमी पार्टी के मिल्कीपुर विधानसभा प्रभारी हर्षवर्धन कोरी ने सरकार के खिलाफ सवाल उठाए हैं। कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पत्रकार पर हमले का मतलब जनता की आवाज को दबाना। जनता की आवाज अगर दबाई जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जो चाहूँ वो मनमानी करूँ और जनता के सामने हमारी आवाज पेश न हो, क्योंकि पत्रकार हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। अगर इस स्तंभ को गिरा दिया जाएगा तो आने वाला समय बता देगा। मैं जो समझूं वो करूं, जो चाहे वो करूं, इसमें कोई बोलने वाला नहीं। आज के दौर में इस शासनकाल में जो मिनी आपातकाल लगाया गया है, ये आपातकाल ये सिद्ध करता है कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हो रही है। प्रेस रिपोर्टर पर हमला करने का मतलब ये है कि जनता की आवाज़ को दबाना। अगर जनता की आवाज़ दब जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जो चाहूँ सो मनमानी कार्य करूँ और जनता के सामने मेरी आवाज़ पेश न हो। क्योंकि ये जो प्रेस हमारा है ये एक स्तंभ है। अगर इस स्तंभ को गिरा दिया जाएगा तो आने वाला समय बता देगा कि मैं जो चाहे सो करूँ, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। इस सीआईडी छापा पड़ा, ये बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि लोग दबाना चाहते हैं, लोग अपनी आवाज़ उठाएं ना। लेकिन हम लोग तो मानने वाले नहीं हैं, नहीं की आवाज़ सुनने वाले हैं। हम अपनी आवाज़ को, आम आदमी पार्टी जो है उसको आवाज़ बुलंद रखेगी और उनके खिलाफ हमेशा संघर्ष रहेंगे। आज का दौर ऐसा दौर बना हुआ है कि हर कोई बोलना नहीं चाहता है। जो बोलेगा तो उसको या तो जेल खवा खिलाया जाएगा या तो उसके ऊपर कोई मुकदमा कायम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोग दबे हुए हैं, अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। आने वाला समय 2022 का चुनाव लोग सिद्ध कर देंगे कि आम आदमी पार्टी किस तरह से लड़ती है, किस तरह से सामने पेश आएगी। इनकी जो गुंडागर्दी है योगी सरकार की, मोदी सरकार की, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे नहीं जवाब देंगे लड़ाई झगड़ा के माध्यम से नहीं, हम इनको वोट के माध्यम से करारा जवाब देंगे। ये चारों खाना चित हो जाएंगे। भले ही इनका चारों का अपना कोर्ट लगा रखे हैं कि मैं इधर नहीं इधर जिताऊंगा, ये नहीं चलने पाएगा। हम करारा जवाब देंगे और जीतेंगे। तो हमारी जो प्रदेश सह प्रभारी हैं, सदस्यता प्रभारी ब्रिज कुमारी सिंह मैडम आ रही हैं, उस दिन सदस्यता अभियान चलेगा और हजारों संख्या में उसमें सदस्यता लेंगे। 2022 के चुनाव के बारे में पूरी तैयारी होगी, लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो दिल्ली मॉडल है उस दिल्ली मॉडल को हम पेश करेंगे। दिल्ली मॉडल में क्या क्या है वहाँ सुविधाएँ मिल रही हैं, ये सब बताया जाएगा। जैसे शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, स्वास्थ्य सेवाएँ फ्री हैं, नारी की यात्रा मुफ्त है। इस तरह से 15 लाख तक का आपको जो दवाएं हैं वो भी मुफ्त में हैं। इस तरह तमाम योजनाएं ऐसे हैं कि जो हम दिल्ली मॉडल को आगे पेश करेंगे और जनता के दिमाग को बदलेंगे। जनता मेरे पक्ष में आएगी और हम जनता के साथ मिलकर मोदी और योगी की सरकार को बर्खास्त करेंगे, नीचे गिराएंगे। मेरा नाम हर्षवर्धन कोरी है। मैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी आम आदमी पार्टी तथा 2022 का मैं आम आदमी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ूंगा। भारी से बहुमत में हम जीत इनको दिखाएंगे कि जीत कैसे हासिल किया जाता है। जनता का दिल जीतेंगे, जनता हमारा दिल जीतेगी। जय हिंद। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या में बसपा के प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बसपा के सम्मेलन को लेकर कहा कि ये वही बसपा है जिसने नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार। सतीश पुष्कर ने हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि और सरयू मां का दर्शन किया, सरयू में दुग्धाभिषेक किया। ये वही हैं जो देवी देवता को नहीं मानते थे, जो कहते थे कि दूध सरजू जी में फेंक रहे हैं, बच्चों को दान करना चाहिए। यही बीएसपी के लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण की मांग पर कहते थे कि क्या जरूरत है और राम मंदिर की राम जन्मभूमि पर हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। महंत राजू दास ने कहा कि ये वही लोग हैं जो आज हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या आने पर कभी भी किसी मठ मंदिर पर नहीं जाते थे। बसपा सुप्रीमो मायावती कभी भी साधु संतों को नहीं बुलाई और न ही कभी अयोध्या दर्शन किया। सदैव सनातन धर्म और ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। अयोध्या की धरती पर बीएसपी के द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन
वही बीएसपी है जो कहा करती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। वही बीएसपी है जो जैसे आज सतीश मिश्रा जी हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि और सरजू मैया का दर्शन किया, दुग्धाभिषेक किया। इनके लोग क्या कहा करते थे, न देवी न देवता, दूध स्नान को कहा करते थे कि बच्चों में इसको बांटना चाहिए और ये दूध सरजू जी में फेंक रहे हैं, इनकी भाषा हुआ करता था। यही बीएसपी सरकार है जिनके लोग सदन में भी हुआ करते थे, फिर भी अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर जब मंदिर निर्माण के लिए हम लोग जब कह रहे थे, इनको लोग कह रहे थे क्या जरूरत है राम मंदिर का, वहां पर तो जो है हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, वहां पर तो जो है कोई कॉम्प्लेक्स बन जाना चाहिए। ये उनकी भाषा हुआ करती थी। आज राम जन्मभूमि दर्शन याद आ गया। वही लोग आज हनुमानगढ़ी दर्शन किया उन लोगों ने, जबकि अयोध्या में वो लोग आते थे तो कभी भी किसी मठ मंदिर नहीं जाना होता था। बहन कुमारी मायावती का अयोध्या आना होता था तो कभी किसी साधु संतों को नहीं बुलाया होगा, न कभी अयोध्या दर्शन की होंगी। और जय भीम उनके पार्टी के कुछ लोग करने वाले लोग थे, वो सदैव सनातन धर्म का अपमान करने का काम, ब्राह्मणों का अपमान करने का काम। जब इनकी शासन सत्ता सरकार थी उस समय में सबसे ज्यादा हर जगह लगा तो ब्राह्मणों के ऊपर लगा, तब वो क्यों नहीं बोल रही थी? जब जम्मू कश्मीर से 4.5 लाख से ऊपर कश्मीरी ब्राह्मण की इज्जत लूटी जा रही थी, मारे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, उस पर तो कभी बहन मायावती जी सदन में क्यों नहीं बोली, आवाज क्यों नहीं उठाया? तब विरोध करना चाहिए था। तब मैं मानता कहा उनको ब्राह्मण से प्रेम है। ये लोग गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले हैं, ये लोग कालनेमी जैसे रूप धारण करने वाले हैं, ये लोग लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं। ब्राह्मण समाज इतना गिरा हुआ नहीं है। ये वही मायावती है कि जिन्होंने नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। तो जो समय समय पर जो है, अब इनको 2022 चुनाव नजदीक आ गया है, तब इनको ब्राह्मणों का ध्यान आया है। तो जो इस तरह की राजनीति करने वाली चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ब्राह्मण समाज अच्छे तरह से जानता है कि अगर ब्राह्मणों का कुछ हित हुआ है तो भाजपा के द्वारा हुआ है। जैसे 10% जो है जो सवर्णों को मिला आरक्षण, ये बीजेपी की देन रही है। और जो कुछ भी लाभ मिला है ब्राह्मणों को तो भाजपा में मिला है, और भाजपा ही जो है तो ब्राह्मणों का जो है तो कल्याण कर सकती है। बाकी चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो है सपा हो, चाहे बसपा हो, ये लोग तो सिर्फ जब जो है तो इनको लगेगा कि चुनाव आ गया है, इसके बाद इनके तमाम तरह के नाटक शुरू हो जाते हैं। बाद में ये क्या बयान दे देंगे, क्या ये बोल देंगे, ये क्या मायावती उस समय जो है उनको पता नहीं था कि इनको बाद में कभी ब्राह्मणों की भी जरूरत पड़ेगी। जिस समय इन्होंने जब नारा दिया था कि तिलक तराजू तलवार मारो, इनको मारो जूता उतार, इसलिए ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मण समाज इतना मूर्ख नहीं है, अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। 2022 में फिर से कमल खिलेगा और योगी जी दोबारा पूर्ण बहुमत से जो है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी ये लोग जो भी इनको नाटक करना है ये कर लें, ब्राह्मण समाज इनके झांसे में कभी नहीं आएगा। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। नरकटियागंज प्रखंड के भुसरारी पंचायत के बैरिया गांव के दर्जनों लाभुकों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लाभुकों का कहना है कि हम लोगों का राशन पंचायत के मल्दी गांव में उमाकांत राम के यहाँ मिलता है, लेकिन उनके द्वारा कभी भी समय से राशन नहीं दिया जाता है। साथ ही हर कार्ड का राशन की कटौती की जाती है, जबकि पैसा पूरा लिया जाता है। वहीं खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर उक्त डीलर की दुकान को जांच करने की मांग की गई है। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय में दर्जनों कार्डधारी द्वारा डीलर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जांच की मांग की गई है। वहीं डीलर उमाकांत राम ने बताया कि कुछ वार्ड सदस्यों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। उन लोगों के द्वारा मुझसे ज्यादा राशन की डिमांड की जाती है। साथ ही कुछ ऐसे कार्डधारी हैं जिन लोगों का फिंगर पास और मशीन में काम नहीं करता, जिसकी सूचना विभाग को दे दी गई है। चाहे ब्लॉक में हमने कहा होता है 10 आवेदन दिया भेजे हुआ, तो ये कहले बन कि अपन पूरा सबूत लगाओ, लिखित लगाओ। तो उससे लिखित हमके लगाए बन कि हमने के वार्ड के समस्या दूर हो जाए, एक बेर में राशन मिल जाए, हमने के मुनासिब राशन मिलो, पैसा हमने के उतने लिया जितना राशन दिया थे सर। अब दूसरा का बात ये बा कि हमने के बेसी बोलना पे कहता कि अपन कहीं जाके पुलिस होता रहो, और वहाँ गैला पे कहता कि हम देवे न करें, ऑर्डर डीलर कहता कि हम देवे न करें। तो उससे इतना पब्लिक आइल बताए कि पब्लिक अपन काम कर लो कि राशन बेदौरी लो। इसलिए ये वजह जाता है राशन दिया हुआ है तो हर बीच में 2 किलो कम देता रहा।
आ 2 बेर 3 बेर दौड़ावत रहन तब 1 बेर राशन देता रहा। मजदूरा बानी सब कारा काज कर जाता नहीं सन हुआ राशन के रात बिरात के लेके आवत है राशन। ऐसा बात है कि वो लोग का कुछ कार्डधारियों का अंगूठा का निशान नहीं निकला, पर्ची नहीं निकला, इसलिए हमारे ऊपर वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं लोग और बोल रहे हैं लोग कि हम लोगों का रिश्वत दो तो हम सलाह देते हैं। जी वो लोग जाएंगे लोग तब लोग अंगूठा से पर्ची निकलेगा, तो नहीं जा रहे हैं लोग, नहीं निकला है पर्ची। और उसके के बाद भी हम दिक्कत ज़रा देखते हैं तो जा करके उनको घर भी जा करके बुला करके पर्ची निकाल करके उनको राशन देते हैं। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फकरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण लौरिया प्रखंड के देवरुवा सबैया देवराज में जोगियों के लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने पहुंचकर मृतजनों के परिवारों को आश्वासन दिया और कहा कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुशासन बाबू का सरकार है और अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरे हुए परिजनों को देखने नहीं आए, आश्वासन देने के लिए नहीं आए, यहाँ तक कि सरकार मौन धारण कर बैठी है। जहरीली शराब खुलेआम बिक्री की जा रही है और आए दिन जहरीली शराब से मौत हो रही है। सरकार कहती है कि शराब बंद है, दूसरी तरफ जहरीली शराब खुलेआम बिक्री की जा रही है और गरीब लोग जहरीली शराब पीने से आए दिन मर रहे हैं। आप लोगों से बेहतर कौन इसका जवाब देगा? चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आप लोगों से बेहतर कौन? भाई किसी भी व्यक्ति से खड़े होकर पूछ लीजिए यहाँ पर। और हम तो चाहेंगे कि प्रेस वार्ता हमारे साथ नहीं इनके साथ कीजिए प्रेस वार्ता। पूछिए जिस गांव में हम गए हैं वहाँ पे बोल रहा है कि भैया 5 जगह ऐसी है जहाँ पे हर कोई जानता है गाँव वाला कि कैसे खुलेआम शराब मिलती है। जो भी गैर कानूनी चीज़ है वो किस तरीके से खुलेआम उपलब्ध है। तो अगर इसमें शासन प्रशासन का संरक्षण नहीं है तो किसका संरक्षण है? और जब तक ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी खुलेआम ये सब चीजें मिलती रहेंगी। क्या इस चीज को मानते हैं कि बिहार में भी गुटखा से कोई बड़ी वारदात होगी उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुलेगी? बिहार सरकार की नींद किसी वारदात के बाद नहीं खुलने वाली है, ये आप लिख के ले लीजिए। मुख्यमंत्री ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। जो मुख्यमंत्री अपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली जाता हो और उसके बाद वो बोलते हैं कि बिहार में हमने विकास की गाथा लिखी है, विकास पुरुष अपने आप को कहलाते हैं। अगर इतना आपने बिहार में विकास कर दिया तो एक अस्पताल या एक डॉक्टर बिहार में ऐसा नहीं था कि आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिहार में कर सकता। 1000 किलोमीटर की यात्रा करके मुख्यमंत्री गए हैं दिल्ली में चार्टर फ्लाइट से आंख का ऑपरेशन कराने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आंख बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाए, कितनी और घटनाओं का इंतजार करेंगे भैया? ये पहली बार जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं क्या? आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। लूट की हो, अपहरण की हो, डकैती की हो, बाहर से लोग मर रहे हो। किस चीज से नहीं? कौन सी घटना, कौन सा दिन ऐसा है जब बिहार राष्ट्रीय होती है एक बार मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से आकर नहीं मिलते? तो जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आप जनता के बीच आप जाएंगे नहीं, तो आपको जानकारी कैसे होगी कि हुआ कैसे? यही अधिकारी लिपापोती करके दे देंगे कि नहीं भैया कोई जहरीली शराब से नहीं मरा, कोई बीमारी से मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा, यही सब लिख के दे देंगे। आप बोलेंगे कि नहीं बिहार में शराबबंदी कानून बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। तो अगर जहरीली शराब से नहीं मरा तो एक व्यक्ति जो बचा है, जिसकी आंख खराब हो गई, आंख की रोशनी चली गई है, तो उस पर आप क्यों, उसको क्यों बेल लेनी पड़ी? उस पर क्यों आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि भैया इसने शराब पी? एक व्यक्ति जो बच गया उसको बेल लेनी पड़ रही है कि उसने शराब पी, और जो बाकी मरे उसको आप बोल रहे हैं कि उन लोगों ने शराब नहीं पी। और जब तक आप इस बात को कबूल नहीं करेंगे पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मांग करती है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार सरकार से कि पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। भाई उनके परिवार की हालत देखिए, कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे कमाने वाला एक व्यक्ति था, छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं जिनसे मिल के आ रहा हूँ उनकी सबसे बड़ी बिटिया की उम्र मुझे लगता है 7 से 8 साल होगी, और उसके बाद 4-5 बच्चे और हैं। तो सोचिए इन परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा? मुआवजा देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप कबूलेंगे नहीं कि आपकी गलती है, प्रशासन की गलती है, और ये लिपापोती होती रहेगी। और इसी तरीके से निरंतर बिहार बदहाली की कगार पर जाता रहा है। 15 साल से जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो 15 साल से सिर्फ अपने हवा महल में बैठे हैं, अपने उड़न खटोले से उठते हैं और देखते हैं ऊपर से और बोलते हैं कि भाई बिहार में सब अच्छा चल रहा है। चाहिए ना उन जो बाढ़ की वजह से जो विस्थापित हुए हैं, जिनको हाईवे पे जाकर रहना पड़ रहा है, ना शौचालय की व्यवस्था है वहाँ पर, ना खाने पीने की व्यवस्था है वहाँ पर, टेंट लगाकर। और ये हर साल का दृश्य है, हर साल का दृश्य है। अगले साल भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, अगले साल मैं आपको लिख के देता हूँ कि ठीक इसी समय इसी तरीके की तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलेंगी। पर मुख्यमंत्री आँख कान बंद कर बैठे,
इसीलिए आप लोग के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि सही तस्वीर, कम से कम शासन प्रशासन की पोल खोलने वाली ये तस्वीर सामने आए, ताकि बिहार की जनता भी जागरूक हो कि मुख्यमंत्री जो आंख मूंद कर बैठे हैं, कम से कम वो ऐसी तस्वीरों को देखकर विचलित हों और उसके ऊपर कार्रवाई करें, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको कम से कम उचित मुआवजा दें। अब इसके अलावा बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद बिजनौर से सटे कालागढ़ का है, जहां बीते कुछ दिन पूर्व कालागढ़ वन विभाग की झरना रेंज में एक वन कर्मचारी की राइफल चोरी हो गई थी, जिसकी तहरीर वन विभाग द्वारा कालागढ़ थाने में दी गई थी, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए झरना रेंज में तैनात 3 वन आरक्षी को लाया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि जिसमें पहले सोनू के साथ वन विभाग द्वारा मारपीट की गई और उसके बाद पुलिस ने पूछताछ के दौरान जनपद बिजनौर थाना रेहड़ क्षेत्र के गांव धारा निवासी सोनू और पुष्पेंद्र के साथ बहुत मारपीट की गई, जिससे सोनू की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसके घर छोड़ दिया गया और परिजन सोनू को उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान सोनू की मौत हो गई, जबकि पुष्पेंद्र की तबीयत अब भी नाजुक बनी है। इस बात को लेकर ग्रामवासियों ने थाना कालागढ़ का घेराव किया है और सोनू के शव को थाने परिसर में रखकर पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कही है क्या तो वो दे दो, ना तो तुझे नौकरी से करवा देंगे। उन्होंने कहा नौकरी से आज करवा दो, हम पे कुछ नहीं है, हम पे पिस्तौल नहीं है, हम पे होती तो हम दे देते। और क्या कहते हैं, जो घर का था घर नहीं था, और बार बार मार मार कर जंगल में भी कई दिन से ढूंढ रहे, नहीं आई है तो कहाँ से ये देव है। जब इन्होंने चोरी नहीं करी तो ये कहाँ से देव है। मैं ग्राम फतेहपुर थाना रेहड़ जलगढ़ से महेश बोल रहा हूँ। ये अभी 4 दिन पहले एक वन कर्मचारी की राइफल चोरी हो गई थी, जिसके शक के बिना पर हमारे गांव से कुछ लड़के उठाए गए थे, जिसमें इन्होंने 3rd डिग्री इस्तेमाल करी कि उन पर 4 दिन तक एक लड़के की मौत हो गई और उसे इन्होंने उठा करके फेंक दिया घर पे, जिसे हम हॉस्पिटल लेकर गए। उसकी मृत्यु हो चुकी। में एक राइफल चोरी हुआ था, उसी संबंध में एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना कालागढ़ में। उसमें एक कल सोनू नाम का एक व्यक्ति था, उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। उसमें पुलिस विभाग भी था, वन विभाग का अधिकारी भी, बिकॉज उनका राइफल चोरी हुआ था, वो लोग भी मौजूद थे। बाद में पूछताछ के बाद उसको पुलिस ने अपना घर भेज दिया था और उसके शाम को थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ है, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, उस डेथ हो गया था। तो उसी प्रकरण में आज यहाँ पर गांव वाले ने सब आए थे। अब हमने उनसे बात हो गया है, मैंने उनको ये एश्योरेंस दिया हमारा इसमें पूरा प्रकरण में जांच होगा, कोई भी किसी तरीके से किसी के तरफ से भी कोई भी लापरवाही हुआ तो उनको खिलाफ सख्त से कार्रवाई किया जाए। ग्राम क्या दोबारा तो अभी तक हमारा नॉलेज पर है, ऐसे कोई बात नहीं है यहाँ पर थाने में ऐसे कुछ काम कार्रवाई हुआ है। एंड मेरे द्वारा पहले भी सभी को निर्देशित किया गया है, हमारा थाने में अभी तक कोई इस तरीके की शिकायत आया नहीं है। अब आगे का कोई भी है उसमें जांच करके देखेंगे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फ़हीम शेख की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।